ऑटोमन एम्पायर की कहानी अनातोलिया, जो आज का मॉडर्न टर्की है, के विशाल लैंडस्केप में एक छोटी सी लॉ से शुरू होती है। यह लॉ उस्मान नाम के एक आदमी ने जलाई थी, जो एक तुर्की ट्राइब का लीडर था। 1299 के आसपास दुनिया बदलती हुई ताकतों का एक शतरंज का बोर्ड थी। एक समय का ताकतवर बीजांटिन एम्पायर, एक क्रिश्चियन किंगडम जिसने सदियों तक राज किया था, अब कमजोर होता दिख रहा था। उस्मान ने इसे एक मौके के तौर पर देखा। वह एक स्किल्ड वॉरियर और क्लेवर लीडर था। उसने अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा किया और अपने लिए एक टेरिटरी बनानी शुरू की। उसकी पहली बड़ी जीत बीजांटिन से सोगुट शहर पर कब्जा करना था, एक ऐसा कदम जिसने एक विशाल एम्पायर की पहली नींव रखी। यह एम्पायर 600 साल से ज्यादा समय तक चला, जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के इतिहास को बहुत गहराई से शेप किया। उस्मान का सपना उसके साथ नहीं मरा। इसे उसके बेटों और पोतों ने पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाया। उसके बेटे ओरहान ने एक्सपेंशन जारी रखा, महत्वपूर्ण बीजांटिन शहर बरसा पर कब्जा कर लिया और उसे उभरते हुए ऑटोमन स्टेट की पहली ऑफिशियल कैपिटल बनाया। यह दुनिया को एक साफ सिग्नल था कि ऑटोमन सिर्फ हमलावर नहीं थे, बल्कि एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे थे। बाद के रूलर्स जैसे मुराद द फर्स्ट ने यूरोप में और आगे बढ़ते हुए बाल्कन में प्रवेश किया। उन्होंने एक मजबूत आर्मी बनाई, जिसमें मशहूर जैनिसरीज भी शामिल थे, एक एलीट इन्फेंट्री यूनिट जो ऑटोमन मिलिट्री पावर की रीढ़ बन गई। एम्पायर धीरे धीरे बढ़ता गया, छोटे तुर्की स्टेट्स को अपने में मिलाता गया और बीजांटिन क्षेत्र की सीमाओं को पीछे धकेलता गया। धीरे धीरे उसकी महान राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को घेरता गया। जैसे जैसे ऑटोमन पावर बढ़ी, इसने क्रिश्चियन यूरोप का ध्यान और डर अपनी ओर खींचा। पोप ने धर्म युद्ध का आह्वान किया, पवित्र युद्ध जिनका मकसद मुस्लिम एडवांस को रोकना था। पूरे कॉन्टिनेंट से क्रिश्चियन नाइट्स और आर्मीज ऑटोमन से लड़ने के लिए इकट्ठा हुई। हालांकि 1396 में निकोपोलिस जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में सुल्तान बायजिद द फर्स्ट के अधीन ऑटोमन फोर्सेज सुपीरियर साबित हुई। बायजिद ने अपने कैंपेन्स की स्पीड और फेरोसिटी के लिए थंडरबोल्ट का निकनेम कमाया। जैसे ही उसकी शक्ति अजेय लगने लगी, पूरब से एक नया खतरा उभरा। दुर्जेय मंगोल विजेता तैमूर द लेम या तमरलेन ने अनातोलिया में धावा बोल दिया। 1402 में तैमूर की आर्मी ने अंकारा की लड़ाई में ऑटोमन को कुचल दिया और बायजिद को पकड़ लिया, जिससे युवा एम्पायर एक दशक के सिविल वॉर और अराजकता में डूब गया। इस विनाशकारी झटके के बावजूद ऑटोमन एम्पायर ने अविश्वसनीय लचीलापन दिखाया। बायजिद के बेटों ने कंट्रोल के लिए आपस में लड़ाई लड़ी, लेकिन एम्पायर पूरी तरह से विघटित नहीं हुआ। आखिरकार मेहमेद द फर्स्ट एकमात्र शासक के रूप में उभरा और जो कुछ खो गया था उसे फिर से बनाने की दर्दनाक प्रक्रिया शुरू की। उसे अक्सर उसके प्रयासों के लिए एम्पायर का दूसरा फाउंडर कहा जाता है, जिसने केंद्रीय ऑटोरिडाड और स्थिरता को बहाल किया। रिकवरी के इस पीरियड ने उन मजबूत नींवों का प्रदर्शन किया जो उस्मान और उसके तुरंत बाद के उत्तराधिकारियों द्वारा रखी गई थीं। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रक्चर्स बनाए थे, वे एक विनाशकारी हार और आंतरिक संघर्ष की अवधि का सामना करने के लिए काफी मजबूत थे, जिससे एम्पायर को अपनी राख से उठने और अपनी सबसे महत्वाकांक्षी जीतों के लिए तैयार होने का मौका मिला। ऑटोमन के लिए अल्टीमेट प्राइज हमेशा से लेजेंडरी शहर कॉन्स्टेंटिनोपल रहा था, जो बीजांटिन एम्पायर का दिल था। सदियों से उसकी विशाल दीवारों ने हर हमलावर को पीछे धकेला था, लेकिन 1453 में मेहमेद द सेकंड नाम के एक युवा और दृढ़ सुल्तान ने शहर पर अपनी नजरें जमा ली। वह एक क्रांतिकारी हथियार के साथ आया था, बड़े कैनन जो प्राचीन किलेबंदी में छेद करने में सक्षम थे। 53 दिनों की भीषण घेराबंदी के बाद उसकी सेनाओं ने दीवारों को तोड़ दिया और शहर में घुस गईं। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन ने पूरी दुनिया में शॉक वेव्स भेज दिए, जो रोमन एम्पायर के निश्चित अंत और ऑटोमन के एक डोमिनेंट ग्लोबल पावर के रूप में उदय का संकेत था। मेहमेद द कॉन्करर, जैसा कि उसे जाना जाने लगा, ने शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया और उसे अपने एम्पायर की शानदार नई कैपिटल बना दिया। इस्तांबुल को अपने केंद्र के रूप में रखकर ऑटोमन एम्पायर ने अभूतपूर्व वृद्धि और सांस्कृतिक विकास के एक पीरियड में प्रवेश किया।
यह युग सुल्तान सुलेमान द फर्स्ट के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने 1520 से 1566 तक शासन किया। पश्चिम में उसे सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से जाना जाता था, जो उसके दरबार की शान और शक्ति का प्रमाण था। अपनी भूमि में उसे लॉगिवर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसने कानूनी सिस्टम का पूरा ओवरहॉल किया था। उसने ऐसे कानून बनाए जो क्रिमिनल जस्टिस से लेकर टैक्सेशन तक सब कुछ कवर करते थे, जिससे उसके विशाल बहुसांस्कृतिक एम्पायर के लिए एक स्थिर और अनुमानित ढांचा तैयार हुआ। उसके शासनकाल को सही मायने में ऑटोमन गोल्डन एज माना जाता है, एक ऐसा समय जब एम्पायर टेरिटोरियल साइज, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल अचीवमेंट के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। सुलेमान सिर्फ एक लॉमेकर नहीं था, वह एक शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी था, जिसने व्यक्तिगत रूप से अपनी सेनाओं को 13 बड़े कैंपेन्स में लीड किया। उसके कमांड में ऑटोमन एम्पायर यूरोप में गहरा फैल गया, बेलग्रेड और रोड्स पर कब्जा कर लिया और मोहक्स की निर्णायक लड़ाई में हंगेरियन को हरा दिया। उसकी सेनाएं वियना के दरवाजों तक मार्च करती रहीं, जिससे यूरोप के दिल में डर पैदा हो गया। प्रसिद्ध एडमिरल बाराब्रोसा हायरेद्दीन पाशा के कमांड में ऑटोमन नेवी ने भूमध्य सागर पर डोमिनेट किया। एम्पायर की सीमाएं उत्तर में हंगरी से लेकर दक्षिण में यमन तक और पश्चिम में अल्जीरिया से लेकर पूरब में पर्शिया की सीमाओं तक फैली हुई थीं, जो जमीन और समुद्र दोनों पर महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करती थीं। यह युग कला और विज्ञान के जबरदस्त विकास से भी चिह्नित था। इस्तांबुल रचनात्मकता का एक हलचल भरा केंद्र बन गया, जिसने पूरे इस्लामी दुनिया और उससे बाहर के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्ट्स, कवियों, कलाकारों और विद्वानों को आकर्षित किया। मास्टर आर्किटेक्ट मिमर सिनान ने सैकड़ों लुभावनी मस्जिदें, पुल और महल डिजाइन किए, जिसमें प्रसिद्ध सुलेमानीय मस्जिद भी शामिल है, जो आज भी इस्तांबुल के स्काईलाइन पर हावी है। शाही संरक्षण में साहित्य, कैलीग्राफी और मिनिएचर पेंटिंग फली फूली। एम्पायर सीखने का एक केंद्र बन गया, जहां खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में ज्ञान को आगे बढ़ाया गया। इस गोल्डन पीरियड ने एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थापित की, जिसने आने वाली सदियों तक ऑटोमन पहचान को परिभाषित किया, जिसमें फारसी, बीजांटिन और अरब प्रभावों को एक अद्वितीय और जीवंत सभ्यता में मिलाया गया। कोई भी एम्पायर हमेशा नहीं रहता, और ऑटोमन के पतन के बीज तब भी बोए गए थे जब वह अपने चरम पर था। जहां ऑटोमन ने अपनी शक्ति मिलिट्री विजय और लैंड बेस्ड ट्रेड रूट्स के कंट्रोल पर बनाई थी, वहीं यूरोप में एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। रेनेसांस से साइंटिफिक रेवोल्यूशन और आखिरकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। यूरोपीय राष्ट्रों ने नई टेक्नोलॉजीज, नई मिलिट्री टैक्टिक्स और नई इकोनॉमिक सिस्टम्स विकसित की। उन्होंने खोज की महान यात्राएं भी शुरू की। जब वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं ने अफ्रीका के चारों ओर भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा, तो उन्होंने उन पारंपरिक ट्रेड रूट्स को बाईपास कर दिया जिन पर ऑटोमन का कंट्रोल था। इसका मतलब था कि मसाले के व्यापार से मिलने वाला विशाल धन, जो कभी ऑटोमन भूमि से होकर गुजरता था, अब सीधे यूरोपीय बंदरगाहों तक जाता था, जिससे एम्पायर को राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं मिल पाता था। मिलिट्री पावर का संतुलन भी बदलने लगा। सदियों तक ऑटोमन आर्मी क्षेत्र की सबसे डरावनी युद्ध शक्ति थी। हालांकि उनके यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी तेजी से अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे थे। ऑटोमन इन नई टेक्नोलॉजीज और टैक्टिकल इनोवेशंस को अपनाने में धीमे थे। अतीत में उन्हें सफलता दिलाने वाले तरीकों पर बहुत लंबे समय तक निर्भर रहे। एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट 1683 में आया। दूसरी बार एक विशाल ऑटोमन आर्मी ने वियना, हैब्सबर्ग एम्पायर की राजधानी को घेर लिया, लेकिन इस बार परिणाम अलग था। संयुक्त यूरोपीय सेनाओं का एक राहत बल आया और उसने ऑटोमन को निर्णायक रूप से हरा दिया। वियना की दूसरी घेराबंदी एक विनाशकारी विफलता थी, जिसने यूरोप में ऑटोमन एक्सपेंशन के अंत को चिह्नित किया। उस बिंदु से आगे एम्पायर ज्यादातर डिफेंसिव पर था। वियना में हार ने ऑटोमन अजेयता के मिथ को तोड़ दिया और उसके यूरोपीय दुश्मनों, विशेष रूप से ऑस्ट्रिया और रूस की बढ़ती शक्ति को बढ़ावा दिया। अगली 2 सदियों में ऑटोमन ने हारने वाले युद्धों की एक श्रृंखला लड़ी।
उन्हें ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया जिन्होंने पूर्वी यूरोप में बड़े और मूल्यवान क्षेत्रों को सौंप दिया, जैसे हंगरी और बाल्कन के कुछ हिस्से। एम्पायर, जो कभी एक आक्रामक विस्तारवादी शक्ति था, अब जो कुछ उसके पास था उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वापसी और क्षेत्रीय हानि की इस लंबी अवधि के कारण इसे यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा। एक समय की महान शक्ति आंतरिक क्षय और बाहरी दबाव के बोझ तले धीरे धीरे ढह रही थी। आंतरिक समस्याओं ने गिरावट को और तेज कर दिया। शक्तिशाली और सक्षम सल्तनों की पंक्ति जिसने एम्पायर का निर्माण किया था, कमजोर, कम प्रभावी शासकों की श्रृंखला को रास्ता दिया। सरकार के भीतर भ्रष्टाचार व्यापक हो गया और एक समय की डरावनी जेनिसेरी कॉर्प्स शक्तिशाली और विद्रोही हो गई। अक्सर राजनीति में हस्तक्षेप करती थी और बहुत जरूरी सुधारों का विरोध करती थी। राष्ट्रवादी आंदोलन भी एम्पायर के भीतर विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों जैसे यूनानियों, सर्बों और बुल्गारियाई लोगों के बीच उठने लगे। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रेरित होकर इन समूहों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी, जिससे एम्पायर और अधिक खंडित हो गया और विद्रोहों को दबाने के लिए अंतहीन संघर्षों में उसके संसाधन खत्म हो गए। बीमार ऑटोमन एम्पायर पर अंतिम प्रहार 1914 में पहले विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ हुआ। ऑटोमन नेतृत्व ने सेंट्रल पावर्स में शामिल होने का घातक निर्णय लिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के खिलाफ गठबंधन किया। इसने एम्पायर को एक विनाशकारी वैश्विक संघर्ष में खींच लिया, जिसके लिए वह अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं था। 4 साल तक ऑटोमन सेनाओं ने कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, गैलीपोली प्रायद्वीप से लेकर मेसोपोटामिया के रेगिस्तानों तक। गैलीपोली की रक्षा जैसी कुछ उल्लेखनीय जीतों के बावजूद युद्ध ने एम्पायर की शेष शक्ति और संसाधनों को खत्म कर दिया। 1918 तक सेंट्रल पावर्स हार गए थे और ऑटोमन एम्पायर हारने वाले पक्ष में था, जिसे मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। युद्ध में हार के कारण एम्पायर का पूरी तरह से विघटन हो गया। विजयी मित्र राष्ट्रों ने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया और ऑटोमन क्षेत्रों को आपस में बांट लिया। अरब भूमि को ब्रिटिश और फ्रांसीसी नियंत्रण में नए राज्यों में विभाजित किया गया। अनातोलिया के तुर्की हृदय भूमि में एक राष्ट्रवादी आंदोलन राख से उठा, जिसका नेतृत्व मुस्तफा कमाल अतातुर्क नाम के एक करिश्माई सेना अधिकारी ने किया। उसने कब्जा करने वाली सेनाओं के खिलाफ स्वतंत्रता का एक सफल युद्ध लड़ा और 1922 में उसकी नई सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऑटोमन सल्तनत को समाप्त कर दिया, जिससे 623 साल का शाही शासन समाप्त हो गया। अंतिम सुल्तान को निर्वासन में भेज दिया गया और 1923 में मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ टर्की को अतातुर्क के पहले राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया। एम्पायर के अंत का भारत में भी दूरगामी प्रभाव पड़ा, जहां मुसलमानों ने ऑटोमन खिलाफत को संरक्षित करने के प्रयास में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, सुल्तान को सभी सुन्नी मुसलमानों के नेता के रूप में देखते हुए। अपने 6 सदियों के अस्तित्व में ऑटोमन एम्पायर ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, कुल 36 सुल्तानों द्वारा शासित। इसकी विरासत केवल सैन्य जीतों की नहीं, बल्कि गहन सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कलात्मक योगदानों की भी है। मिमर सिनान जैसे ऑटोमन आर्किटेक्ट्स ने गुंबद के डिजाइन को परिपूर्ण किया और दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत मस्जिदें और सार्वजनिक भवन बनाए। ऑटोमन विद्वानों ने प्राचीन दुनिया के ज्ञान को संरक्षित किया और उस पर निर्माण किया, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित में प्रगति की। एम्पायर संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन था, एक ऐसी जगह जहां यूरोप, एशिया और अफ्रीका की परंपराएं मिली और घुल गईं, जिससे इसकी कला, संगीत, व्यंजन और साहित्य में एक अद्वितीय संश्लेषण का निर्माण हुआ। इस्तांबुल उसकी राजधानी, वास्तव में व्यापार और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र बन गई। निष्कर्ष में ऑटोमन एम्पायर की कहानी शानदार उत्थान, एक शानदार स्वर्ण युग और एक लंबे दर्दनाक पतन की एक व्यापक गाथा है। उस्मान के तहत एक छोटे तुर्की राज्य के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से यह विश्व इतिहास के सबसे शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्यों में से एक बन गया। सदियों तक
यह भूमध्य सागर में प्रमुख शक्ति और इस्लामी दुनिया का निर्विवाद नेता था। इसके प्रभाव ने राजनीतिक मानचित्र को आकार दिया, वैश्विक व्यापार को नियंत्रित किया और एक समृद्ध सभ्यता को बढ़ावा दिया जिसकी उपलब्धियां आज भी विस्मयकारी हैं। हालांकि एम्पायर खुद चला गया है, इसकी विरासत संस्कृति, वास्तुकला और उन कई राष्ट्रों के इतिहास में जीवित है जो कभी इसकी सीमाओं के भीतर थे। दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम साम्राज्यों में से एक के रूप में याद किया जाता है।